दोस्तों, जो एक कोलकाता का केस है, ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। इस केस में एक के बाद एक खुलासे होते जा रहे हैं, जबकि पूरे देश की निगाहें इसी केस पर ही आकर टिकी हुई हैं। पहले पता चलता है कि इस लेडी डॉक्टर के साथ केवल एक लोग दुष्कर्म किए थे, जिसे पुलिस पकड़कर गिरफ्तार कर लेती है और जेल भी भेज देती है, और वह अपना जुल्म आसानी से कबूल भी कर लेता है। लेकिन अब पता चल रहा है कि इस केस में एक लोग नहीं बल्कि 4 लोग और अभी पता चला है कि 3 लोग और इस केस में सम्मिलित हो गए हैं। टोटल मिला करके 8 लोग इस केस में सम्मिलित हो चुके हैं, और यह आंकड़ा अभी बढ़ भी सकता है। कोई गारंटी नहीं है कि 8 ही लोग हैं, क्योंकि जिस तरह से पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है, पूरे चौंकाने वाला रिपोर्ट आया है। जिस तरह से लड़की के साथ हैवानियत की गई थी, वह एक अकेले की बस की बात नहीं है। दोस्तों, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार लड़की के शरीर में 151 ग्राम सीमन पाया गया है, जो एक अकेले का हो ही नहीं सकता। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश पाल। आज जो मैं आपको सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की है। यह जो मेडिकल कॉलेज है, यह मेडिकल कॉलेज 150 साल पुराना बताया जाता है, लेकिन यह मेडिकल कॉलेज हमेशा विवादों में ही रहता है। दोस्तों, इस मेडिकल कॉलेज में एक के बाद एक रहस्यमयी मौतें होती जा रही हैं। दिल्ली के निर्भया से भी बड़ी घटना मानी जा रही है। सरकारें दावा करती हैं कि जब से दिल्ली की निर्भया कांड हुआ है, तब से कानून को और सख्त किया गया है, कानून को और मजबूत किया गया है। लेकिन दोस्तों, ऐसा कानून किस काम का जिसमें फांसी देने के लिए एक बार सोचना पड़ता है। हमारे भारत में अभी तक के रिकॉर्ड में दर्ज है कि किसी भी रेपिस्ट को फांसी नहीं दिया गया है। दोस्तों, 8 अगस्त की रात को उसी दिन नीरज चोपड़ा का मैच आ रहा था। वो लड़की बहुत उत्साहित थी नीरज चोपड़ा का मैच देखने के लिए। वह जब भी थोड़ा बहुत टाइम मिलता था, तुरंत फोन खोल करके नीरज चोपड़ा का मैच देख रही थी और नीरज चोपड़ा के जीतने के लिए दुआ कर रही थी। तभी उस लेडी डॉक्टर के फोन पर के कुछ जूनियरों का फोन आ जाता है और कहा जाता है, चलिए आज हम सभी लोग साथ में लंच करते हैं। तभी जो लेडी डॉक्टर होती है, जोमेटो से एक पार्सल खाना मंगवाती है, और ये चारों लोग साथ में जाकर बैठकर खाना खाने लगते हैं। खाना खाते में ही उन जूनियर डॉक्टरों से इस लेडी डॉक्टर का कुछ बातों को लेकर विवाद शुरू हो जाता है। विवाद इतना बढ़ जाता है कि वो जूनियर डॉक्टर इस लेडी डॉक्टर को धमकाने लगते हैं और देख लेने की धमकी देने लगते हैं। उसके बाद ये लेडी डॉक्टर को सेमिनार हॉल में सोने के लिए कहा जाता है। ये लेडी डॉक्टर सेमिनार हॉल में सोने के लिए चली जाती है, क्योंकि ये 36 घंटे लगातार ड्यूटी। जब ये सोने के लिए चली जाती है, अमूमन उस सेमिनार हॉल में लगभग डेली सभी लोग सोने के लिए आते थे, लेकिन उस रात किसी को भी सेमिनार हॉल में जाने की इजाजत नहीं मिलती है। एक कहा जाता है कि सेमिनार हॉल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जबकि उस लेडी डॉक्टर को वहां पर जाने दिया गया था। दोस्तों, इससे स्पष्ट होता है कि इस लेडी डॉक्टर को प्री प्लान के तहत मारने का प्लान किया गया था, और ये लोग उस लड़की को, वो लड़की भी समझ गई थी कि ये लोग कुछ बड़ा करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये लड़की बहुत थकी थी, जाती आराम से सो जाती है। ये चारों लोग जो होते हैं अपने और कुछ दोस्तों को बुलाते हैं। टोटल मिला करके ये लोग 7 लोग हो जाते हैं, जिसमें से 6 पुरुष रहते हैं और 1 महिला रहती है। ये सभी लोग वहीं पर बैठकर दारू पीते हैं। दारू पीने के बाद सेमिनार हॉल में जाते हैं, तो वहां पर लेडी सोई रहती है। लेडी डॉक्टर को सोते हुए देखकर ये लोग जाते हैं उस लड़की के, कोई हाथ पकड़ रहा है, कोई पैर पकड़ रहा है, कोई उसके पीठ पर चढ़ रहा है। उसको सभी लोग मिलकर इतना बुरी तरह मारते हैं कि मारते मारते उसके पूरे शरीर में जख्मों का निशान दे देते हैं। सर से लेकर पैर तक तो जख्मों का निशान होता है। दोस्तों, आपने आज तक सुना होगा कि एक महिला के साथ एक पुरुष ने बलात्कार किया, लेकिन कभी आपने ये नहीं सुना होगा कि एक महिला के साथ महिला ही दरिंदगी कर सकती। दोस्तों, जो 7 लोग रहते हैं उसमें एक महिला भी थी। उस महिला को कम से कम समझना चाहिए था महिला के दर्द को, लेकिन वो सभी लोग इस लड़की को रास्ते से हटाने के लिए पूरे दिल और दिमाग में बैठा चुके थे। जब लड़की मर जाती है, तब ये लोग नीचे जाते हैं तो संजय राय नाम का पुलिस वॉलंटियर होता है, जो पुलिस सहायक के रूप में अस्पताल में काम करता है। मरीजों की देखरेख के लिए रखा जाता है, मरीजों को भर्ती कराता है और अस्पताल के और पुलिस के बीच में सामंजस्य बैठाता है। लेकिन जो संजय राय होता है, उसका महिलाओं के प्रति
हैवानियत बहुत ज़्यादा होती है, दरिंदगी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जो संजय राय होता है उसका महिलाओं के प्रति निगाह बहुत खराब होता है और बहुत हफ्सी किस्म का आदमी होता है। वह फ़ोन में हमेशा फ़ोन वीडियो देखता रहता है, उससे दिल नहीं भरता है तो वह रेड लाइट एरिया में वेश्या के पास जाता है। वह पहले से ही 4 शादी कर लिया होता है, लेकिन 4 शादी में जो उसकी पत्नी होती है एक भी उसके पास नहीं रहती है। एक पत्नी तो उसकी मर जाती है और 3 पत्नी उसको छोड़ कर चली जाती हैं, क्योंकि ये अपने पत्नी से बहुत ज़्यादा दरिंदगी करता, इसलिए कोई इसके पास रुकता नहीं था। तभी ये लेडी डॉक्टर को उसके बारे में पता रहता है। ये लोग इस आकर कहती हैं, जाओ तुमको सेमिनार हॉल में तुम्हारे लिए कुछ रखे हैं। जब ये सेमिनार हॉल में आता है, बताया जाता है उसके पहले ही लड़की मर चुकी, लेकिन ये जांच का विषय है, इसको हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमको ये भी पता चला है कि लड़की मर चुकी थी। मरने के बाद ही जो संजय राय होता है उस लड़की के साथ रेप करता है, क्योंकि ये इतना ज्यादा शराब पिया रखा था। उस लेडी डॉक्टर के साथ रेप करने के बाद ये भी चला जाता है। जब सुबह होती है तो लगभग 6 बज रहे थे, तभी वहां पर कुछ अस्पताल के कर्मी लोग आते हैं और देखते हैं कि एक लड़की का लाश पड़ा हुआ है। जब लड़की का लाश देखते हैं तो वह तुरंत अपने प्रिंसिपल के पास संदीप घोष के पास फोन मिला देते हैं। जब संदीप घोष के पास फोन जाता है तो वो भी तुरंत वहां पर आते हैं। आने के बाद उस घटना के स्थान को देखते हैं, देखने के बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं। दोस्तों, 6 बजे लाश को देखी गई थी, लेकिन जब पुलिस को फोन होता है तो उस समय 9 बज रहे थे। पुलिस को फोन करके कहा जाता है कि हमारे सेमिनार हॉल में एक लेडी डॉक्टर की लाश पड़ी हुई। तब वहां के पुलिस आनंद फानंद में आते हैं और इस घटना स्थल का मुआयना करते हैं और क्राइम सीन को अपने कब्जे में कर लेते हैं। लेकिन इसके पहले क्राइम सीन पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी थी, क्योंकि 3 घंटा इस क्राइम सीन को रौंदा गया, मिटाया गया। जो 6 बजे से 9 बजे तक जो बीच का 3 घंटा समय है, इसके बीच में ही क्राइम सीन को पूरा तहस नहस कर दिया गया था। जब पुलिस आती है तो उसको वहां पर एक फोन, एक लैपटॉप और एक लड़की का डायरी और वहीं पर टूटा हुआ एक ब्लूटूथ हाथ में लगता है। उसके बाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए उसी हॉस्पिटल में ही जहां पर लड़की काम करती है, जहां पर लड़की के साथ दरिंदगी हुई, उसी हॉस्पिटल में उस लड़की का पोस्टमार्टम भी कराया जा रहा है। दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कैसा न्याय है। अभी तक लड़की के माँ बाप को फोन नहीं किया गया। लड़की के माँ बाप को फोन किया जाता है 11 बजे। 11 बजे लड़की के माँ बाप को फोन किया जाता है। लड़की की माँ फोन उठाती है तो उनसे कहा जाता है कि आप हॉस्पिटल में आ जाइए, आपके लड़की का तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। इतना कहने के बाद माँ सोच में पड़ जाती। माँ कहती है, अभी तो हम रात में बात किए हैं, अचानक मेरी लड़की को क्या हो गया। इतने में ही और कुछ पूछ पाती, फोन कट गया था। दोबारा फोन करती हैं, लेकिन फोन रिसीव नहीं किया जाता है। कई बार फोन करने के बाद जब फोन रिसीव होता है तो उधर से जवाब आता है, कहा जाता आपकी लड़की अब इस दुनिया में नहीं है, वह खुदकुशी कर ली है। इतना सुनने के बाद माँ बाप का रोकर बुरा हाल हो जाता है। जब तक वह यहाँ पर आते हैं तब तक लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था, और वह यहाँ पर आते हैं तो अपने ही बेटी से मिलने के लिए उनको 3 घंटे इंतजार कराया जाता है। 3 घंटे इंतजार कराने के बाद माँ की बहुत कोशिशों करने के बाद, बहुत विनती करने के बाद माँ को ले जा करके मुर्दा घर में लाश को दिखाया जाता है। जब माँ लाश को देखती है कि मेरे बेटी के शरीर पे एक भी कपड़ा नहीं है, अब मेरे बेटी के शरीर को एक चादर से ढका गया है, शरीर पे पूरा हर जगह जख्मों के निशान हैं। माँ कहती है मेरी बेटी खुदकुशी नहीं की है, मेरी बेटी को मारा गया है, मेरे बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है। इतना कहने के बाद माँ चीखने लगती, चिल्लाने लगती है। उसके बाद लाश को घर वालों के हाथ सौंप दिया जाता है। तभी ये बात हॉस्पिटल के अंदर थी। हॉस्पिटल के अंदर ही कुछ कर्मचारी, कुछ वहाँ के लोग, कुछ डॉक्टर धरने पर बैठ जाते हैं और प्रिंसिपल के खिलाफ, वहाँ के पुलिसकर्मी के खिलाफ इस मामले को छिपाने का आरोप लगाते हैं। देखते ही देखते यह मामला पूरे सोशल मीडिया में फैल जाता है, पूरे मीडिया में आ जाता है और इस मामले पर पूरे देश का ध्यान आ जाता है। तभी इस केस पर पूरे देश का ध्यान केंद्रित हो जाता है। दोस्तों, इधर लड़की के घर वालों को लाश को जल्दी अंतिम संस्कार कराने की दबाव बनाया जाता है और लाश को जब ये लोग लेकर जाते हैं तो वहां पर शमशान घाट पे पहले से 3 लाश पड़ी रहती है, लेकिन डॉक्टर और पुलिसकर्मी के दबाव के कारण
वहां पर जो घाट के देख रेख करने वाले होते हैं उनसे कहा जाता है कि ये सब लाश को साइड में रखकर पहले इस लाश को जल्दी से जला दो। दोस्तों, लाश को आनन फानन में रात को ही जला दिया जाता है, जिससे पूरी तरह से सबूत खत्म हो गया। दोस्तों, लाश को जलाने के बाद जो पुलिसकर्मी होती है वह जांच में जुट जाती है और वहां के सीसीटीवी कैमरे को खंगालना शुरू कर देती है। जब सीसीटीवी खंगालना शुरू करती है, देखती है एक संजय राय नाम का आदमी अंदर ब्लूटूथ लगा के जाता है, लेकिन जब वह वापस आता है गले में ब्लूटूथ नहीं रहता है। पुलिस उसको पकड़ती है और उसके फोन में ब्लूटूथ ऑन करती है तो ब्लूटूथ ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। पुलिस समझ लेती है और उससे पूछताछ करती है। वह अपना जुल्म बहुत आसानी से कबूल भी कर लेता है। दोस्तों, पुलिस के हाथ अभी तक केवल एक ही आरोपी हाथ लगा है, संजय राय, और उसके बाद पुलिस के पास कुछ भी सबूत नहीं है कि इस केस में अभी तक क्या हुआ है, इस लड़की को कितने लोग मारे हैं, ये सब अभी जांच का विषय पड़ा है। दोस्तों, जांच से असंतुष्ट होकर तो लड़की के माँ बाप होते हैं वह सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं और वहां पर जाकर एक याचिका दायर करते हैं। कहते हैं, साहब, मुझे कोलकाता पुलिस पर और वहाँ के प्रिंसिपल पर, वहाँ के बड़े बड़े स्टाफ पर भरोसा नहीं रह गया है। वो लोग केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग गलत ही बात बता रहे हैं, वो लोग इस केस को खुदकुशी या आरोपी को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो वहाँ के प्रिंसिपल हैं, वहाँ के तभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार इस जांच को सीबीआई को सौंप दी जाती है। सीबीआई को 14 अगस्त को सौंपी जाती है। 14 अगस्त के दिन ही पूरे देश में एक कैंडल मार्च निकाला जाता है, जहां पर सारे डॉक्टर, सारे लोग एक कैंडल मार्च निकालते हैं। उसी तरह से कोलकाता में भी एक कैंडल मार्च निकाला गया था। उस कैंडल मार्च में कुछ उपद्रवी आ जाते हैं जो सबूत को मिटाने की कोशिश करते हैं। उनका एक ही मकसद था कि सबूत को मिटा दिया जाए। जब सबूत ही नहीं रहेगा तो मुलजिम कैसे पकड़ा है। इधर जो डॉक्टर नर्स होते हैं, ये लोग कैंडल मार्च निकालते हैं। तभी कुछ लोग आनन फानन में एक झुंड हजारों की लोग तादाद में हॉस्पिटल में घुसते हैं, हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करते हैं। तोड़फोड़ करने के बाद सेमिनार हॉल में पहुंच जाते हैं। उनका एक ही मकसद था कि सेमिनार हॉल में चलो और वहां पर जो बचा हुआ सबूत है उसको खत्म कर दो। दोस्तों, वो लोग अपने मकसद में कामयाब भी हो जाते हैं और सबूत को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। दोस्तों, सीबीआई अभी तक के मामले को जांच कर रही है। अभी कुछ कहना मुश्किल है कि कितने लोग हैं, क्या है, लेकिन वहाँ के जो छोटे छोटे मीडिया हैं, जो छोटे छोटे पत्रकार वाले हैं, उन लोगों के दावा के हिसाब से लड़की के शरीर में 151 ग्राम सीमेन पाया गया है और इस केस में 8 लोग गिरफ्तार हो चुके थे। 8 लोग सीधे सीधे मुलजिम हैं। जो 4 लोग वो लोग रहते हैं लेडी जूनियर डॉक्टर, उसके बाद 3 लोग इसके साथी, 4 3 7 एक संजय होता है। 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। और दोस्त, जो सबसे बड़ा मुलजिम हमको लगता है जो इस कॉलेज का प्रिंसिपल है। इस हॉस्पिटल में ऐसा क्या बात है जो इस हॉस्पिटल के बारे में बोलने की कोशिश करता है उसको रहस्यमयी तरीके से मार दिया जाता है। दोस्तों, क्या ये लड़की भी कुछ राज बताने वाली थी जिसको एक रहस्यमयी तरीके से मार दिया गया? दोस्तों, जो मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं संदीप घोष, ये भी ऐसा ही लगता है कि इस केस में इनका भी हाथ है, क्योंकि इतना बड़ा कांड होने के बाद ये अपने तरफ से एक भी एफआईआर नहीं कराए थे कि हमारे हॉस्पिटल के मालिक वो हैं तो उनका ही दायित्व बनता है, उनका ही परिवार का सदस्य उसी हॉस्पिटल में मारा गया, लेकिन ये अभी तक एक एफआईआर नहीं कराए थे। एफआईआर कराते हैं तो लड़की के घर वाले कराते हैं। इससे यह स्पष्ट होता है जो संदीप घोष हैं प्रिंसिपल, ये भी इस मामले में इनडायरेक्ट रूप से मिले हुए हैं। जो संदीप घोष का पहले का बैकग्राउंड है वो भी कोई खास अच्छा नहीं है। संदीप घोष जो होते हैं, इनके बारे में जो कोई भी बोलने की कोशिश करता है उसे दबा दिया जाता है। उसी हॉस्पिटल में तरीके से लगभग 5 मौतें हो चुकी हैं। जो हॉस्पिटल के बारे में बोलने की कोशिश करता है उसे मार दिया जाता है। आखिर हॉस्पिटल के अंदर ऐसा क्या होता है जिसका राज आना अभी तक बाकी है? उस राज को कोई बताने की कोशिश करता है तो उसको हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। दोस्तों, जो संदीप घोष बताए जाते हैं कि इनका पॉलिटिक्स से बहुत अच्छा नाता है, बहुत बड़े बड़े नेता से इनका पकड़ है, इसलिए कोई भी हॉस्पिटल में काम होता है, कोई भी बड़ा टेंडर होता है, छोटी से लेकर बड़ी तक कुछ भी टेंडर पास होता है तो उसमें अमिताभ घोष को बहुत अच्छी खासी रकम मिलती है। ये जिसको चाहते हैं टेंडर उसी को ही मिलता है। यहाँ तक कि ये
महंगी दवाओं का टेंडर देते हैं और वहां से सस्ती दवा मंगाते हैं, उसमें 20 से 25% कमीशन खा लेते हैं। दोस्तों, जो संदीप घोष होते हैं ये 15 से 20 बाउंसर लेके चलते हैं। बताइए एक टीचर को बाउंसर की जरूरत कहाँ पड़ सकती है, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि हमारे जान को खतरा है, इसलिए बाउंसर लेके चलते हैं हमेशा। दोस्तों, सीबीआई अभी इस मामले की जांच कर रही है। कुछ भी कहना मुश्किल है कितने लोग इस मामले में सम्मिलित हैं, लेकिन सम्मिलित हैं। लेकिन दोस्तों, इस केस में कोई बाली नहीं बल्कि हॉस्पिटल के ही बड़े बड़े लोग इस केस में सम्मिलित हैं। जांच होगी, निष्पक्ष जांच होगी और सब कुछ साफ साफ पता चलेगा। कितना भी सबूत को मिटा लिया जाए लेकिन सच छिपता नहीं है। दोस्तों, इस कहानी का सुनाने का मतलब मेरा किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि समाज को जागरूक करना है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।